शुरू करते हैं। ओके, थोड़ा सा इससे बच के आना। तो इस संडे करे पहले हम, है ना? करनी है ना संडे, क्या दिक्कत है? संडे को ही करने में मजा है क्योंकि हमारे पास संडे को टाइम अच्छा खासा होगा ना। सुबह तो पीटीएम सोच रहे हैं। सुबह देखो पीटीएम तो है, 12 आवर की तो पक्का है। आप लोगों की भी वही जानी चाहिए। तो मैथ्स का हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का भी होगा ना सर? आओ वीडियो गाइड कहाँ वही गाइड बोलने में। फिजिक्स का मोस्ट प्रोबेबली है कि आज क्या है, इससे बच के जाते हैं। 9 तारीख है सर। क्या आ रहा है? चलो 2 दिन बाद मिलेगा। चलो बात देखो सब बच्चे। भाई ऐसा है, जो चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए जो बच्चे बिल्कुल नए हैं ना, अभी वैसे तो हम चैप्टर स्टार्ट करे हुए 2 क्लासेस हो चुकी हैं। 2 क्लासेस ही हुई शायद, आई थिंक ना। पहले में आई थिंक मैंने आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कराया था, और दूसरे में मैंने आपको एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए थे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या पे बेस्ड ना। सो आप जो बच्चे पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा बस चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट छूटा हुआ है, लेकिन अभी चैप्टर उस स्टेज पे गया ही नहीं है कि जहाँ से आपको समझ में आए, ठीक है? सो अभी चीजें बिल्कुल नई नई चल रही हैं। शुरुआत का थोड़ा छोटा है, वो बाद में बैकअप में कवर हो गया। सो आज का जो टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूँ ना, वो इस चैप्टर में ना बीच बीच में कहीं पर इस्तेमाल होगी कुछ चीजें। डायरेक्ट टॉपिक नहीं है, मैं वेव्स के बारे में कुछ आपको बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपको वेव्स के बारे में नहीं पता होगा ना, तो आपको बोर मॉडल जो समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है हमारा बोर मॉडल, वो समझ नहीं आएगा, ठीक है? सो हालांकि मैं कोई मॉडल नहीं कराऊंगा आपको आज, एटम से रिलेटेड ज्यादा बातें लगेंगी नहीं कि मैं एटम के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक जनरल टॉपिक बात करूंगा वेव्स के बारे में, क्योंकि वो वेव्स एक ऐसा टॉपिक है ना, वैसे तो भले ही तुमने पहले पढ़ा हुआ, जैसे तुमने थोड़ा बहुत याद है वेव्स के बारे में पढ़ा था 9th 10th के 9th में पढ़ा होगा, कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, पढ़ा था। सो कुछ पढ़ा तो हुआ है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से मुझे पता वो चीज बेटर तरीके से नहीं बताओगे। सो उसका थोड़ा इस्तेमाल होने वाला है आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर, तो आधा अधूरा मजा नहीं आएगा। तो पूरा एक टॉपिक हम वेव्स के ऊपर कंडक्ट करते हैं क्लास का, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेव्स। चैप्टर से थोड़ा सा आपको बाहर लगेगा, लेकिन है चैप्टर का अंदर की चीज, ठीक है? सो गाइस क्या होती है वेव्स? अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज वेव, वेव को आप डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज वेव, क्या होती है? डिस्टरबेंस। और मैं वेव बोलूं तो बच्चे ऐसे होते हैं, यही होती है सर वेव तो ना, है ना? कि वाटर पार्क में तो हमने इसी को वेव माना है। सो बताओ बात होता है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, वेव आपने किस चीज को बोला आज तक मैं बताता हूं। देखिए कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस ना, कोई भी ऐसी डिस्टरबेंस जो एक जगह से कुछ एनर्जी को कैरी करती है और दूसरी जगह पे ले जाती है। सिंपल मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लीजिए लाइन से ना बहुत सारी साइकिल्स लगी हुई है ना, बहुत सारी साइकिल्स लगी हुई है, मान लीजिए 100 साइकिल लगी हुई है इस लाइन से, और आपने किसी एक साइकिल को अगर वहां पर गिरा दिया, तो आपको पता है क्या होने वाला है? इस साइकिल से वो साइकिल, उस साइकिल से वो साइकिल, उस साइकिल से वो साइकिल, और गिरते 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 सारी साइकिल गिर जाएंगी। इसको हम एक वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? एक वेव। वेव इज नथिंग बट इट्स अ डिस्टरबेंस व्हिच कैरीज सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर विदाउट गोइंग द पार्टिकल, है ना? वो साइकिल वो वाली चल के वहां तक नहीं गई है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा कि वेव में और चीजों में क्या फर्क है। वेव एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी कैरी करती है विदाउट किसी पार्टिकल के मूवमेंट के। अब साइकिल यहां से वहां नहीं गई, बट वहां की साइकिल गिर गई, और गिरी इसकी वजह से ही, बट क्या ये साइकिल वहां पर गई, उस कोने पे गई? नहीं। सो मैंने बोला वेव इज नथिंग बट इट्स अ डिस्टरबेंस, इट्स अ डिस्टरबेंस व्हिच कैरीज सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसका। आप लोग स्कूल में लाइन में लगते हैं ना, पेरेंट्स और टीचर बोलता है कि भैया सारे बच्चे लाइन में लग जाओ। अब उस लाइन में जितनी जैसा बच्चा भी है ना, और जितनी जैसा बच्चा क्या करता है लास्ट में से ऐसे धक्का देता है ना, करते नहीं? देखा बच्चा ऐसा होता है। अब जिसने वो डिस्टरबेंस पीछे से करी, अब समझो डिस्टरबेंस कहां तक जाती है? आगे तक जाती है, फिर वही आता है बच्चों, दैट्स अ वेव। ये भी क्या बन गई? बोलो एक वेव बन गई। एंड वेव क्या बोलो? फिर वही बात आती है, वेव कैरीज सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू, इट्स अ डिस्टरबेंस व्हिच कैरीज सम एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वेव का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने कोरोना को कोरोना वेव क्यों कहा था? आप सोचो भाई, कोल्ड कोरोना है, कोरोना वेव कहां से आई थी? चाइना से आई थी ना।
क्या चाइनीज को दिखा दूं मैं अपने रामविहार के अंदर जो है, रामविहार में कोरोना आ गया ना, तो क्या हुआ, ये भी एक वेव है। क्यों? कोई डिस्टरबेंस थी जो किसी एक पॉइंट से एनर्जी को कैरी करते हुए कहां तक लिए, बोलो रामविहार में भी लिए, बोलो है कि नहीं? सो ये भी बोलो क्या बोली जाएगी, वेव बोली जाएगी। तो वेव हर उस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है जो एक एनर्जी को कैरी कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। मैंने भैया अक्षित के कान में कुछ बोला यहाँ से, और अक्षित ने बोल दिया आयुष को, आयुष ने बोल दिया मैं ने बोल दिया, खुशी को खुशी ने, आगे ऐसे करते 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 कुछ बोलते बात चली गई, और मैं गया भी नहीं उछल के पास, और सारी बात चली गई वहां। क्या है बोलो, वेव है। क्योंकि डिस्टरबेंस हुई जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एनर्जी को बोलो क्या कर रही है, कैरी कर रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल ये। तो थोड़ा अंदर हो जाओ या तो इधर ही बैठ जाओ। नेक्स्ट क्लास के बाद थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट सही करते हैं। अभी तो कम बच्चे हैं तो हम थोड़ा बहुत जैसे मर्जी बैठ रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं है, 12th तो बहुत ज्यादा बच्चे बैठते हैं, तो तुम अभी कुछ नहीं बैठे हो। 12th वाले में सिर्फ इतनी ही जगह होती है कि बस एक कैमरा लगता है और कोई जगह नहीं होती मूवमेंट की। मैं भी बाहर नहीं जा सकता क्लास। सो क्या बोल रहे हैं? तो मैं बोलूंगा बच्चों, इट्स अ डिस्टरबेंस या अ डिस्टरबेंस which carries some energy from one point to another। अच्छा, आप लोगों ने स्ट्रिंग वेव भी सुनी होगी भाई। अरे एक रस्सी में अगर आप एक पल्स दो, आप लोगों ने एक रस्सी में एक पल्स दी, मान लो ऐसे करके जर्क दिया है ना, ऐसे करके जर्क दिया, तो जहां पर आपने जर्क दिया रस्सी का वाला पोर्शन उठा, और आपने क्या पाया कि वो जर्क ना आगे भी मूव करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? अभी ये वाला पोर्शन उठा हुआ है, थोड़ी देर में ये भी उठेगा और थोड़ी देर बाद ये भी उठेगा। रस्सी में ऐसे जर्क देके देखा आप लोगों ने? तो मुझे बताइए ये भी क्या है? बोलो, आपने एक पॉइंट पे एनर्जी दी और वो डिस्टरबेंस लास्ट वाले पॉइंट तक कैरी हुई, तो बोलो ये भी क्या है? बोलो एक वेव है। अरे नहीं आ रहा, वेव है कि नहीं बताओ, समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, मैं थोड़ा बचपन की चीजें याद दिला दूं तुम लोगों को, या अपना रियल लाइफ में कोई वेव दिखाओ सर, थोड़ी रियल लाइफ की बताओ इस वेव ना, वो भी देखना। सो गाइस, आप लोगों ने कि पानी में पत्थर फेंका, तो तुम लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब पानी में पत्थर फेंका ना, तो पानी में ऐसे से गोले बने, ऐसे से गोले बने। वेव की बात करें थोड़ा, उस पे भी आए थे ना। सो पानी में ऐसे गोले बने, तो मुझे कोई बता सकता है कि वो गोले ही क्यों बने और रेक्टेंगल क्यों नहीं बन गया? बन सकता था ना, रेक्टेंगल क्यों नहीं बना, गोला ही क्यों बना? हर डायरेक्शन में थोड़ा सा उधर हो जाओ, पीछे दिख रहा है, थोड़ा क्रॉस होकर बैठ जाओ, इसीलिए मैं नेक्स्ट थोड़ा सही से बैठता हूं आप लोगों को। हां, आगे पीछे होकर बैठ जाओ, दिख जाए आगे पीछे हो। सो गाइस, पानी में जब आप लोगों ने पत्थर फेंका तो वो इस तरीके से ऐसे ही सर्कल्स क्यों बनते हैं, कोई बताएगा? अच्छा, बनते हैं कि नहीं बनते हैं बताओ भाई? बनते हैं ना इस तरह के सर्कल, सबने देखे होंगे इस तरह के ना गोले बनते हुए। तो वो क्यों बने? वो भी एक तरह की वेव है। अब वेव कैसे मैं समझा देता हूं। देखिए, पानी जिस समय बिल्कुल स्टिल मतलब कि शांत था, उसमें पानी मान लीजिए इस तरीके से एक लेवल पे था, ठीक है, और पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं सबके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि मान लीजिए एक चादर, और चादर के हर पार्टिकल के बीच में बोलो क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मान लीजिए कि मैंने इसके बीच में कहीं पर पत्थर फेंका, है ना, अब मैं जहां भी पत्थर फेंकूंगा वो ऐसे पोर्शन नीचे की तरफ दबेगा। अब समझ रहे हैं, बेसिकली जो आपको सर्कल दिखते हैं कुछ और होते हैं। कैसे? जहां भी आपने पत्थर फेंका वो नीचे की तरफ पोर्शन दबा, अब वो दबा तो मुझे बताओ जरा बच्चों, वो धंस गया नीचे की तरफ। अब ये धंस गया तो ये वाला बोलो क्या हो गया? उठ गया। समझो मेरी बात को। और ये एक पल्स क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने बोला ना कि ये रस्सी है, तो रस्सी में अगर मैं एक जगह पे जर्क दूंगा तो आपको पता है कि नहीं पता, वो जर्क थोड़ी देर बाद आगे भी शिफ्ट ऑन होता है। बोला ऐसे होता है कि नहीं होता? थोड़ी देर बाद यही जर्क आगे भी जाता है कि नहीं जाता? तो मुझे बताइएगा, थोड़ा सा इमेजिनेशन अच्छा रखना पड़ेगा आप लोगों को, कि जब मैं इस पानी के अंदर पत्थर फेंकता हूं तो ये जो जिस जगह पे पत्थर गिरा, मान लीजिए इन दो उंगलियों के बीच में यहाँ पर पत्थर गिरा आदर्श, तो ये पत्थर बेसिकली नीचे गया तो ये वाला पोर्शन नीचे धंस गया। अब ये धंस गया तो ये बोलो क्या हो गया? उठ गया। और क्या सिर्फ ये उठा इस तरफ को? नहीं सर, पूरे पानी में चारों तरफ ऐसा हुआ कि बीच वाला पोर्शन धंस गया और साइड वाले पोर्शन बोलो क्या हो गए? उठे रह गए। हो गया कि नहीं हो गया? और ऐसा इधर भी हुआ, ऐसा इधर भी हुआ, ऐसा इधर भी हुआ। तो मुझे बताना जरा, अगर चारों तरफ इस तरीके की चीज हो रही है तो ये कुछ उठा हुआ सर्कल सा नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग ध्यान समझने की कोशिश करना। और जैसे ही उठा हुआ है ना, तो जस्ट अगला पोर्शन क्या हुआ? बोलो धंसा हुआ है, फिर से एक पल्स वेव जैसा कुछ बन रहा है। और यहां से फिर बोलो अगला पोर्शन क्या हो रहा है? उठा हुआ है। अब थोड़ा इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए साइंस के बच्चों का। ये पानी ऐसे था, जैसे ही पत्थर बीच में फेंका ये पोर्शन ऐसे दबा, साइड वाले पोर्शन क्या रह गए? बोलो उठे हुए रह गए। कैसे रह गए? बोलो उठे हुए। और ऐसे सिर्फ उठा हुआ इधर नहीं था, इधर भी था, इधर भी था। जोड़ोगे मेरे इन उंगलियों के ऊपर गए पॉइंट, तो बोलो क्या बनेगा? गोला बनेगा। क्या बनेगा? बोलो गोला। फिर मैं समझने की कोशिश करना, बीच वाला पोर्शन धंसा हुआ है, ये वाला पोर्शन बोलो, साइड वाला पोर्शन बोलो क्या हुआ है? उठा हुआ है। नहीं आ रहा समझ में? नाम क्या? नाम भूल गया मैं, आयुष। आयुष नहीं आ रही बात समझ? तो यहाँ पर जब आपने पत्थर फेंका ये पोर्शन दबा और इस साइड वाला पोर्शन बोलो क्या है बच्चों? उठा हुआ है। फिर क्या होने वाला है जरा बताओ? साइड वाले पोर्शन फिर दबे हुए और फिर दोबारा बोलो क्या हुआ? उठा हुआ है। तो यूं हो रहा है, देखो यूं हो रहा है।
ऐसे करके उठा हुआ है, फिर धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है सब जगह से, फिर धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है। तो अगर बच्चों आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करोगे, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो ये वेव बनी है ना, ये देखो उठी हुई है, फिर धंसी हुई है, फिर उठी हुई है, फिर धंसी हुई है, फिर उठी हुई है, और सेम इस तरफ भी है, उठा हुआ है, फिर धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर धंसा हुआ है, फिर उठा हुआ है। समझ नहीं आ रहा सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ बच्चों, ध्यान सुनिएगा, जो बीच में धंसा हुआ पोर्शन होता है ना, धंसा हुआ पोर्शन जो होता है बच्चों, समझने की कोशिश करना, क्योंकि वेव की बात हो रही है तो मैं थोड़ा सा तुम्हें अलग जगह पे लेके आ गया हूं। तो पानी आपको ऐसे गोले गोले में क्यों दिखता है ना, इसका थोड़ा सा लॉजिकल पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा। जब आपने पानी में पत्थर फेंका ना, तो उसके अंदर कुछ ऐसी वेव्स क्रिएट हुई कि कुछ पोर्शन पानी के उठे हुए रहेगा, फिर कुछ धंसे हुए, फिर कुछ उठे हुए, फिर कुछ धंसे हुए। तो जब आप साइड से देख रहे होंगे तो आपको दबे हुए पोर्शन नजर आएंगे, उठे हुए पोर्शन नजर आएंगे। उठे हुए साइड से देखने में कैसे नजर आएंगे बोलो, उठे हुए। तो आपको वो जो गोले गोले दिख रहे होते हैं वो कौन से पोर्शंस होते हैं, उठे हुए, जिनको आप क्रस्ट बुलाते हो, जिनको आप क्या बुलाते हैं। और बीच में वो गैप क्या है भाई, बीच में वो गैप ट्रफ्स है, क्या है बोलो, ट्रफ, जहां पर पानी धंसा हुआ है। क्वेश्चन नहीं है बात समझ में। तो जहां पानी उठा हुआ है वो बेसिकली क्रस्ट वाला पॉइंट है। क्या तुम लोगों को बचपन में बच्चों ये नहीं सिखाया गया कि किसी भी एक वेव के अंदर, किसी भी एक वेव के अंदर तुम लोगों को नहीं बताया गया कि इसको हम क्रस्ट बुलाते हैं और इसको हम बोलो क्या बुलाते हैं, ट्रफ बुलाते हैं। कुछ नहीं, यहाँ पे एक रस्सी के अंदर इस तरीके से एक वेव क्रिएट करते रहो, उसमें ऐसे 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 करता रहेगा। जहां पानी उठा हुआ है बेसिकली, जहां वो रस्सी उठी हुई है वो क्रस्ट है, जहां रस्सी बोलो क्या है, ट्रफ है। पानी की वेव देखिए ऐसे करके बनती है, तो जहां उठी हुई है क्रस्ट है, दबी हुई बोलो क्या है, ट्रफ है। अब जब तुम साइड से व्यू लोगे इसका, जब तुम ऐसे साइड से व्यू लोगे तो मुझे बताओ जरा तुम्हें से कौन से पोर्शन नजर आने वाले हैं, उठे हुए। कौन से पोर्शन? अब ये समझ में आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इस चीज का, क्योंकि ये बहुत डिटेल में हम 12th क्लास में पढ़ते हैं। अभी सिर्फ मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि हमने जब पानी में पत्थर फेंका तो कुछ इस तरह का होता है कि नहीं होता, कि वहां भी एक वेव क्रिएट होती है, इसको वाटर वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सीधी लिख क्या रहे हो तुम, अभी यहाँ पर समझा रहा हूँ किस चीज में बिजी। यहाँ पर मैंने जब पानी में पत्थर फेंका तो बोलो कौन सी वेव बनी, वाटर वेव बनी। जब मैंने स्ट्रिंग में यानी रस्सी में करा तो बोलो कौन सी वेव बनी, स्ट्रिंग वेव बनी। साइकिल में हुआ तो साइकिल वेव बन गई। ह्यूमंस ने धक्का लगाया, ह्यूमन वेव बन गई। नाम दे दिया बस वेव का, कोरोना लगा तो कोरोना वेव बन गई। बट व्हाट इज वेव? Wave is some disturbance which carries some energy from one point to another. ये वाली बात सबको क्लियर होते कि नहीं होती? इस सर इसमें होता कुछ नहीं है, एक जगह पे डिस्टर्बेंस होती है और उसकी जो एनर्जी है ना वो अलग अलग पॉइंट्स पे बोलो क्या हो जाती है, कैरी हो जाती है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और वेव के अंदर बच्चों एक बात और समझ में आनी चाहिए कि क्रस्ट और ट्रफ जैसी चीजें हो सकती हैं। वेव जिस जगह पे अपना एम्पलीट्यूड हाई रखती है वो क्रस्ट होता है, जहां पर लो होती है वो क्या होता है, ट्रफ होता है। अब ज्यादा टेंशन लेना नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं जितना आगे सिखाता जाऊंगा ये इजी होता जाएगा। ठीक है, सो हां बोलो। डिस्टरबेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है कि आपका बेसिकली कोई चीज अपने लो पोटेंशियल एनर्जी में था और आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा, सिंपल है ना, बस उस तरीके डिफाइन कर सकते हैं। सो गाइस एक बात और समझनी पड़ेगी, एक वेव के पास क्या क्या होता है। सो मैं बोलूंगा अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अ वेव इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 पैरामीटर्स। कैरेक्टराइज मतलब उसकी पहचान बेसिकली उसके 3 पैरामीटर से होती है। वन इज that is frequency, the second one is wavelength, and the third one is its speed or velocity. बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैंने बोला एक वेव के पास 3 चीजें होती हैं, एक फ्रीक्वेंसी, एक वेवलेंथ और एक बोलो क्या, स्पीड। और अभी वेव के बारे में सिर्फ इतनी बात आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए कि सर वेव क्या होती है। वेव तो सर कोई डिस्टर्बेंस होती है जो किसी एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट पे क्या करती है, कैरी करती है। साइकिल में हुआ, जैसे ह्यूमंस में हुआ, जैसे पानी में पत्थर फेंका, जैसे स्ट्रिंग में हुआ, तो ऐसे बेसिकली एक पॉइंट पे करी हुई डिस्टर्बेंस दूसरे पॉइंट पे जाती है, उसको हमने वेव का नाम दिया है ना। अब वेव के पास 3 चीजें होती हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और बोलो क्या, स्पीड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना, पहले उसको समझना शुरू करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैं अगले पेज पे लेके आता हूं इसको, ज्यादा कॉम्प्लेक्स यहां पर नहीं करेंगे। सो गाइस फ्रीक्वेंसी क्या होती है समझने की कोशिश करते हैं। सो मैंने बोला इट इज द number of oscillations per second, या मैं बोलूं the number of oscillations per second is called frequency। कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में, हर सेकंड में हो रहे हैं, हर सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं, ये बेसिकली किसी भी चीज की बोलो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। लेट इट बी क्लियर कि होता क्या है बेसिकली ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं। फ्रीक्वेंसी हमेशा बच्चों तब कैलकुलेट करेगी जब कोई चीज बार बार रिपीट हो रही हो। जैसे मुझे बताओ ये पंखा बेसिकली क्या कर रहा है, ऊपर चल रहा है तो ये बार बार अपना मोशन क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे बताइए क्यों भाई? क्योंकि एक बार घुमा, फिर दोबारा घुमा, फिर तीसरा घुमा, ऐसे करके घूमता है। सो कितने ऑसिलेशंस ये एक सेकंड में लेता है, ये इसकी बोलो क्या है, फ्रीक्वेंसी। समझने की कोशिश करना, कितने ऑसिलेशंस ये एक सेकंड में लेता है। लेट इट से कि किसी ने कहा कि स्पैन का जो फ्रीक्वेंसी है ना
इस पंखे के घूमने का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। कितना हर्ट्ज है बोलो? तो आपको समझना है 5 हर्ट्ज का मतलब ये 1 सेकंड में, पर सेकंड में कितने ऑसिलेशंस के लेता है? 5 ऑसिलेशंस, मतलब ये 5 बार घूम जाता है 1 सेकंड में। लेकिन एक दूसरा पंखा है उससे थोड़ा तेज चलता है, कह रहे उसके 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की, तो हम बोलेंगे इसका मतलब 1 सेकंड में कितनी बार घूमता है? 8 बार। कितनी बार घूमता है बोलो? तो फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, फ्रीक्वेंसी तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ रिपीटिशंस पर सेकंड है, नंबर ऑफ रिपीटिशंस पर सेकंड है। अरे नहीं यार, बस फ्रीक्वेंसी का मतलब कुछ नहीं, कितनी चीजें, कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है और कितने सेकंड में हो रही है, ये बेसिकली होता है। फ्रीक्वेंसी आप कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हो, छोटे-छोटे पंखे मम्मी थप्पड़ मार रही तब भी कैलकुलेट कर सकते हो कितने फ्रीक्वेंसी से पड़ रहे हैं। नहीं कर सकते क्या? अगर मम्मी ने सोचो 5 सेकंड में 5 थप्पड़ लगा दिए तो कितने फ्रीक्वेंसी से चाटे खा रहे हो? 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से। अरे नहीं समझे? 5 सेकंड में अगर 5 थप्पड़ लगा दिए तो बोलो कितनी फ्रीक्वेंसी है? 1 हर्ट्ज की, क्योंकि एक थप्पड़ बेसिकली, एक रोटेशन जो है बेसिकली कितने में हो रहा है? 1 सेकंड में हो रहा है। ऐसे 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 5 सेकंड में कितने? 5 बार हो गया। अरे नहीं यार, ये बात समझे, फिल्मों में दिखाते हैं। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी मतलब कुछ नहीं है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, कोई बच्चा थोड़ा याद करेगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी था कुछ, 1 अपॉन टाइम पीरियड ना, फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। कोई बच्चा मुझे बताएगा ये टाइम पीरियड जो होता है, ये बेसिकली टी मतलब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड का मतलब होता है इट इज अ टाइम टेकन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन, इट इज अ टाइम टेकन ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन। और ये 1/t क्यों बना है, इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आप थोड़ा समझ लेंगे तो बात समझ आ जाएगी। हालांकि ये चीज फिजिक्स की है। मान लो किसी ने बोला कि किसी चीज का टाइम पीरियड ना 0.1 सेकंड है, कितना है बोलो? मतलब बताओ उसका टाइम पीरियड 0.1 सेकंड, मतलब ये एक रिवोल्यूशन कितनी देर में लेता है? 0.1 सेकंड। 0.1 सेकंड में एक रिवोल्यूशन ले लेता है। तो मुझे तुम बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने ऑसिलेशंस 1 सेकंड में लेगा। तो अगर वो अपना एक चक्कर, मैंने बोला टाइम पीरियड क्या होता है भाई, दोबारा बताओ टाइम पीरियड क्या होता है? इट इज द टाइम टेकन इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में जो समय लगता है उसको बोलो हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। तो अगर कोई बोले कि टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है, मतलब एक ऑसिलेशन कितनी देर में हो जा रहा है? 0.1 सेकंड में। तो आप मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी दिमाग में सोचो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 1 सेकंड में। तो अगर मुझे बताओ एक चक्कर 0.1 सेकंड में हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे? 10 चक्कर। कितने चक्कर हो जाएंगे? समझे नहीं मेरी बात? अगर कोई बोले कि किसी चीज का टाइम पीरियड ही 0.1 सेकंड है, मतलब कि पूरा अपना एक चक्कर कितनी देर में ले लेता है? 0.1 सेकंड। एक रिवोल्यूशन 0.1 सेकंड में ले लेता है। तो फ्रीक्वेंसी तो ये होती है ना कि 1 सेकंड में कितने लेगा? 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे बताओ जरा? 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे ना? कितने जाएंगे बोलो? 10। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी बोलो? 10 हर्ट्ज होगी। इसके लिए फॉर्मूला तुमने क्या काम करा? फॉर्मूला कहता है 1/t लगाओ यार, सिंपल बात करो। सो 1 बाय में 0.1 और पॉइंट हटेगा बोलो कितना आ जाएगा? 10। तो कितना आंसर आ गया बोलो? 10 हर्ट्ज। मतलब जिस चीज का टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है उसका फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगा। कितना होगा बोलो? तो ये फॉर्मूले जो तुमने पढ़े हैं, हर एक फॉर्मूले का अपना एक लॉजिक है, तुम्हें समझ नहीं आया, लेकिन ये क्या है? तो किसी चीज का मैं कह रहा हूं टाइम पीरियड 0.1 सेकंड है, मतलब कि वो मतलब 0.1 सेकंड का मतलब ये हो जाता है कि एक चक्कर वो 0.1 सेकंड में लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैं बताऊं फ्रीक्वेंसी होती है कि 1 सेकंड में कितने लेगी। तो सोचो 0.1 सेकंड में अगर एक चक्कर है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे? 10 चक्कर। तो 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। ये तो मतलब चलो एक और बताओ, टाइम पीरियड किसी चीज का 0.2 सेकंड है, टाइम पीरियड किसी का 0.2 सेकंड है, माइक्रो। टाइम पीरियड किसी का 0.2 सेकंड है, मतलब कि एक चक्कर 0.2 सेकंड में लेती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? वैसे तो चाहो तो 1/t लगा सकते हो, यानी 1 बाय में 0.2 लगा सकते हो, यानी 10 बाय में 2 लगा सकते हो, यानी बोलो 5 हर्ट्ज बोल सकते हो। लेकिन मुझे तो लगता है जिस बच्चे को मतलब समझ में आ चुका होगा उसको करने की जरूरत होती ही नहीं है। वो समझ चुका है कि एक चक्कर अगर 0.2 सेकंड में है तो 1 सेकंड में कितने चक्कर हो जाएंगे? मतलब 0.2 सेकंड में अगर एक चक्कर है तो 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे? 5 चक्कर। नहीं आ रहा समझ में? खुशी? डाउट लगे तो आपको बोलना है, ठीक है? नहीं आ रहा तो आपको बोलना है कि सर मेरे को नहीं समझ में आया। टाइम कितना बढ़ रहा होगा? हाँ, टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी ना। लेकिन एक चक्कर लेने में समय ज्यादा लग रहा है तो इसका मतलब ज्यादा समय, ज्यादा कम ऑसिलेशंस हो पा रहे 1 सेकंड के अंदर। नहीं वो गाड़ी में तुम समझे नहीं मेरी बात में क्या कहना चाह रहा है? थोड़ा सा सोचो। पहले मुझे ये बताओ सब बच्चे, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड। और मुझे तुम ये बताओ ना कि अगर कोई चीज 0.1 सेकंड में, तो वही तो फ्रीक्वेंसी होगी। नहीं समझे? ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सोचो कि कोई चीज अपना एक चक्कर ले रही है 0.2 सेकंड के अंदर, तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना होएगा? 5 हर्ट्ज। लॉजिकल आंसर है, क्योंकि 0.2 सेकंड में अगर एक चक्कर है तो पूरे 1 सेकंड तक होते होते कितने चक्कर हो जाएंगे? 5 चक्कर। नहीं आया समझ में? तो फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज की होगी। हालांकि इसका भी फिलहाल कोई इस्तेमाल नहीं है, मेरा तो बस मेन मतलब है फ्रीक्वेंसी मतलब तुम्हें पता हो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। इतना पता है, केमिस्ट्री में काम चलेगा, फिजिक्स में करेंगे इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में, ठीक है? सो आपको मेन बात पता होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। ये वेवलेंथ क्या होती है?
वेवलेंथ क्या होती है? कहते हैं द डिस्टेंस आफ्टर विच अ वेव रिपीट इट्स ओरिजिनल पैटर्न इज कॉल्ड वेवलेंथ। लेकिन पता है तुम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? तुमने पढ़ा हुआ है क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी, ट्रफ से ट्रफ की दूरी। अब मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं, देखना भाई, कर सब बच्चे बोर्ड पे देखना। एक वेव है, चलो आप लोगों को बताना है, जैसे ये वेव मान लो, ध्यान सुनना, ये वेव है, कैसी वेव मान लो इसको? ऐसी वेव कहाँ बन सकती है बोलो? पानी में बन सकती है, पानी में क्रस्ट ट्रफ, स्ट्रिंग में बन सकती है, क्रस्ट ट्रफ स्ट्रिंग के अंदर ना बन सकती है। और आपको मैं बताऊं, जैसे आपके पास रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स क्या, रेडियो स्टेशन से आ रही हैं, आपके पास अल्ट्रावायलेट वेव्स है जो सन से आ रही है बेसिकली, है ना, हो रही है कि नहीं हो रही? एक्सरेज होती हैं जिसमें आप एक्सरे खिंचवाते हैं बेसिकली, ठीक है। यही जो ट्यूबलाइट से जो रोशनी आ रही है इस समय, ये सारी वेव्स कैसे आ रही है तुम्हें पता है? ये सारी वेव ऐसे आ रही है। सारी वेव कैसे आ रही है? अब समझ में आना। अब यहाँ से टॉपिक इसलिए स्टार्ट होता है, यहाँ से जरूरी चीज़ें जो हमें यूज़ करनी है। तो ये जो हमारे जितनी भी लाइट है, सारी लाइट वेव्स होती हैं, सब किस तरीके की आती हैं बोलो? इस तरीके से आती हैं। मतलब किस फॉर्म में बोलो? क्रस्ट ट्रफ। अब आपको क्या क्या पता होना चाहिए वो सुनिए। एक वेव के पास आपको 3 चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। पहली चीज उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितने ऑसिलेशंस 1 सेकंड में ले रही है, कितने ऑसिलेशंस 1 सेकंड में। जैसे मुझे बताओ ये क्या है बोलो? ये इसका एक ऑसिलेशन है, क्योंकि दोबारा से बिल्कुल ऐसा ही रिपीट होता है। तो ये बोलो क्या है इसका? एक ऑसिलेशन। फिर बोलो ये क्या है? एक और ऑसिलेशन। फिर ये बोलो क्या है? एक और ऑसिलेशन। सोचिए 1 सेकंड में इसने तीनों पैटर्न बना लिए, मतलब 1 सेकंड के अंदर इसने तीनों पैटर्न बना लिए। मुझे बताओ उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3 हर्ट्ज, क्योंकि 1 सेकंड में से कितने ऑसिलेशन लिए? 3 ऑसिलेशन। कितने ऑसिलेशन लिए बोलो? 3 ऑसिलेशन। तो 3 ऑसिलेशन लिए बच्चों, तो ये इसकी बोलो क्या होगी? 1 सेकंड में 3 ऑसिलेशन, मतलब बोलो क्या होगी इसकी? 3 हर्ट्ज की बोलो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड ना। तो नहीं आया समझ में, है ना? तो मैं इसको और क्लैरिफाई करूंगा किसी और तरीके से। मैं तुम्हें वेवलेंथ समझा दूं पहले। वेवलेंथ बहुत जरूरी है। वेवलेंथ होती है कि एक वेव ने कितनी दूरी के बाद जाके अपने पैटर्न को रिपीट किया। जैसे कि इसने यहां से शुरू करा और दोबारा से कितनी देर बाद इसने अपना पैटर्न सेम रिपीट किया। बताओ कितनी दूरी के बाद? क्या यहां पर इसने अपना पैटर्न रिपीट किया? क्या यहां पर इसने अपना पैटर्न रिपीट किया? नहीं सर। क्या यहां पर करा? यस सर, इसने दोबारा यहां पर रिपीट किया। तो ये दूरी इसकी बोलो क्या होगी? ये वेवलेंथ। क्या होगी बोलो? ये वेव की लेंथ। अरे नाम समझो ना, वेव की लेंथ। तो ये एक वेव की बोलो क्या होगी? लेंथ होगी। अब आप लोगों ने कहा नहीं सर हमने तो क्रस्ट से क्रस्ट पढ़ा था, क्रस्ट से क्रस्ट पढ़ा था। तो ये क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी, क्रस्ट से क्रस्ट की दूरी। बच्चों एक बात तो मैं थोड़ा इसको आगे खिसका दूं, थोड़ा सा मैं इसको आगे खिसका दूं, तो ये इसके यहां पर आ जाएगा और ये वाला चीज इसके यहां पर चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे एक बात बताओ, एक वेव ना यहां से नीचे जा रही है, मुझे बताइए कितनी दूरी के बाद वो दोबारा नीचे जा रही है? बताओ जरा, कितनी दूरी के बाद? यहीं के बाद ना। तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला जो पैटर्न है वो कहां रिपीट हो रहा है बोलो? यहां रिपीट हो रहा है। तो इतनी दूरी भी बोलो क्या मानी जाएगी? वेवलेंथ। अरे बहुत क्लियर है बच्चों, अगर ये 2 मीटर है ना तो ये भी कितना है बोलो? 2 मीटर ही है। आप इसको खिसका के देख लीजिए आगे की तरफ। अरे नहीं आया समझ में? सो वेवलेंथ कुछ नहीं होता, एक वेव का जो लेंथ होता है उसको बोलो क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और अब तुम्हें जो मैं बातें बताने वाला हूं उसके बाद सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है। बस तुम्हें भी इतना समझना है, एक वेव के पास 3 पैरामीटर समझिए। पहले पैरामीटर बोलो क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब, अच्छा एक बात बताओ, कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? एक बार देख के बताना, देख के बताना। पहली वेव, ठीक। दूसरी वेव, क्लियर? ऐसे हमारी वेव्स होती हैं, कुछ वेव्स ऐसी होती हैं और कुछ वेव्स। तो कौन सी वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेकंड वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। सेकंड वाले की सर फ्रीक्वेंसी ज्यादा। फ्रीक्वेंसी मींस सर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड। कौन कितने ऑसिलेशंस दे रहे हैं 1 सेकंड में? अगर ज्यादा ऑसिलेशंस दे रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। जो कम ऑसिलेशन दे रहे हैं 1 सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। पहला फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट क्लियर है। दूसरा होता है वेवलेंथ वाला पॉइंट कि कोई वेव अपने पैटर्न को कितनी दूरी के बाद रिपीट कर रही है, वो उसकी बोलो क्या होती है? वेवलेंथ होती है। क्या होती है? और एक वेव कुछ दूरी तय कर रही है कुछ समय में, बेसिकली वो उसकी स्पीड होती है। स्पीड हम सब जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम ना। तो कितनी तेजी से वो चल रही है बोलो क्या होती है? उसकी स्पीड। और अब तुम्हें सारे सवालों के ना जवाब मिलने वाले हैं अगले एस्पेक्ट में। अभी मैं तुमसे बहुत बेसिक बातें कर रहा हूं, थोड़ी कम समझ में आ रही होंगी, लेकिन सुनिए अब उसके बाद सारी पिक्चर साफ होने वाली है। अब आपके सामने 2 वेव है, सब बच्चे बोर्ड पे देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है। ये है वेव नंबर 1 और ये है वेव नंबर 2। सब बच्चों को एक ही काम है, आपको बताना है किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और किस वेव की वेवलेंथ ज्यादा है। ठीक है, आपको ये वाला काम करना है। अब बताओ किस वेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? सेकंड वाले की। मैं थोड़ा सा फर्स्ट को और थोड़ा सा वैसा कर देता हूं, क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा।
ठीक, बताओ कौन सी वाले की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम म्यू1 बोल रहे हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को म्यू2 बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं ऐसे साइन से, ठीक है। सो म्यू1 और म्यू2, ठीक है। और एक इसकी वेवलेंथ को हम डिनोट कर रहे हैं बच्चों λ1 से, इसकी वेवलेंथ को डिनोट कर रहे हैं λ2 से, लैम्डा से वेवलेंथ को डिनोट करते हैं, ठीक है। सो मेरी बात समझने की कोशिश करना। मेरा आपसे सवाल यह है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? आपको क्या लगता है कि कौन सी वेव जो है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? आप मुझे बताइए, वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2। सबका जवाब क्या है? सेकंड वेव। पक्का सबको क्लियर लगता है कि सर वेव नंबर 2, क्योंकि वेव नंबर 1 ऐसे आ रही है और वेव नंबर 2 ऐसे आ रही है। सो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड में तो डेफिनेटली यही ज्यादा ले रही है। सपोज करते हैं एक सवाल करता हूं आपसे, मान लो 3 सेकंड में वेव यहां पहुंची, तो 3 सेकंड में से कितने ऑसिलेशन लिए? 3। कितने लिए बोलो? 3। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है बोलो? 1 हर्ट्ज। कितने में बोलो? 1 हर्ट्ज। और मान लेते 3 सेकंड में ये भी यहां पहुंची है, लेकिन इसके ऑसिलेशन देखना 1 2 3 4 5 6, हो सकता है इसने उसी 3 सेकंड के दौरान 3 ऑसिलेशंस नहीं 9 ऑसिलेशंस लिए हो। कितने लिए बोलो? या 9 नहीं, मान लो 12 ऑसिलेशंस लिए हो। कितने लिए बोलो? 12। तो अगर वो 3 सेकंड में 3 ऑसिलेशन ले रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है, और ये 3 सेकंड के अंदर अगर 12 ऑसिलेशन ले रही है इसकी फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है। कितने हर्ट्ज है बोलो? तो वो 1 सेकंड में 1 लेती है ना, वो जब 1 सेकंड में 1 ऑसिलेशन लेती है तो ये 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन लेती है उसी दौरान? बोलो 4। तो उसका फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, उसका फ्रीक्वेंसी बोलो कितना है? मात्र 1 हर्ट्ज है। तो मुझे बस तुम ये बताओ इन दोनों में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? तो आप लोगों ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया सर म्यू2 वाले की फ्रीक्वेंसी म्यू1 वाले से ज्यादा है। क्या सबको क्लियर लगता है? दीपांशु डाउट लग रहा है इसके अंदर? चलो अब मुझे ये बता दो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? अब अगर आप देखोगे तो इसकी वेवलेंथ देखना, यहां से यहां तक देखो, ये इसकी वेवलेंथ है λ1, और इसकी वेवलेंथ देखना भाई, एक वेव ने अपना पैटर्न कितनी देर बाद रिपीट कर, देखो ये रहा, खत्म। अरे λ2 लिखा है मैंने छोटा सा, एक वेव ने अपना पैटर्न कितनी दूरी बाद रिपीट किया, कितनी दूरी बाद, तो λ2 ये रहा। अब देखो जरा ध्यान से, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है उसका वेवलेंथ कम है, और जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है उसका वेवलेंथ ज्यादा है। समझे नहीं? एक वेव को चलते हुए देखो, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आना है, इसका फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ बड़ा है, वेवलेंथ। और जिसका देखो फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लेकिन वेवलेंथ बहुत छोटी छोटी है ना। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कम है। इससे तुम्हें क्या आइडिया लगता है? कोई बच्चा बताएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से कैसे रिलेशन में होती हैं? चलिए यही बात समझाने के लिए आपको बताई गई है कि किसी भी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। लेकिन एक मैं मजे की बात अब आपको बताने वाला हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान सुनिएगा। मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाया, इस प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब समझते हैं ना कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, या वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, जैसे मर्जी इन्वर्स चलेंगे। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, कहते हैं कि इन वेव्स की ना सबकी स्पीड एक जैसी होती है। ये सी जो है ना, चलो सी तो अभी तुम भूल जाओ, मान लो वी बोल दिया मैंने, वी बोलो क्या है? स्पीड। क्या बोलो? स्पीड ऑफ वेव। पूरी बात समझने की कोशिश करना। ये कहते हैं इन सबकी स्पीड एक जैसी। अब ये कौन सी वेव्स है ना, मैं आपको बता भी देता हूँ। ये हमारे आसपास जो मैं बहुत सारी वेव्स तुम्हें लिख के दिखाने वाला हूँ, तुमने इन सबका नाम सुना हुआ है क्या? तुमने गामा रेज का नाम सुना हुआ है? एक्स रेज का नाम सुना हुआ है? अल्ट्रा वायलेट का नाम सुना हुआ है? हमने विजिबल रेज का नाम सुना हुआ है? सुनते चलिएगा, बड़ा भी यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। इंफ्रारेड का नाम सुना हुआ है? माइक्रोवेव्स एंड दीज आर द रेडियो वेव्स। बच्चों ये कुछ वेव्स है, मैं अभी इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। लेकिन ये जितनी भी वेव्स है ना, इन सब में से मात्र एक छोटा सा फर्क होता है, किसी की फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है और किसी की बोलो ऐसी होती है। कोई वैसे चलती है और कोई ऐसे चलती है, समझना? कोई वैसे चलती है और कोई ऐसे चलती है। मतलब किसी का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है बट वेवलेंथ कम है, और किसी का फ्रीक्वेंसी कम है बट वेवलेंथ ज्यादा है, कुछ ऐसा सीन है। लेकिन कहते हैं सभी का स्पीड सेम है, सभी का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, देखते कितने बच्चे ने इसको वन टाइम में समझ जाएंगे। स्पीड सेम होने का मतलब दूरी बराबर तय करती है। दूरी मतलब यहां से रेडियो वेव को छोड़ दो और यहां से गामा रेज को छोड़ दो, तो दोनों को पूछेंगे भैया कि 2 किलोमीटर की दूरी तय करी, दोनों बराबर समय में पहुंच गई। मतलब एक कैसे गई सब सोचना है, एक ऐसे गई और एक ऐसे गई, लेकिन दोनों ने जो दूरी तय करी बोलो कैसी करी? सेम दूरी तय करी सेम समय के अंदर। मतलब दोनों का स्पीड बोलो क्या है? सेम है। प्रोपोर्शनैलिटी के बाद जो कांस्टेंट आते हैं उनका एक रीजन होता है, और मैं बोल रहा हूं सबकी स्पीड बोलो क्या होती है? सेम होती है। अब ये कैसे होती है स्पीड सेम, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनने की कोशिश करनी बच्चों, है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसको कैसे समझना, जैसे कि दोनों वेव्स हैं बच्चों, क्या हो रहा है पता है तुम्हें? एक वेव ना कम बार फ्रीक्वेंट करती है, मतलब कम बार ऑसिलेट करती है, लेकिन जितना भी वो ऑसिलेट करती है, चाहे वो एक बार ऑसिलेट करे, बड़ा कदम रखती है। कैसा कदम रखती है बोलो? बड़ा। समझने की कोशिश करना, एक ही कदम रख रही है लेकिन कैसा कदम रख रही है बोलो? बड़ा। और दूसरी वेव क्या कर रही है? दूसरी वेव क्या कर रही है? कदम छोटे छोटे रखती है। दिमाग यहां पर कदम छोटे छोटे रखती है,
बट कदम ज्यादा रखती है। कदम तो दूरी बराबर तय हो सकती है कि नहीं हो सकती? इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल तैयार करा कि मान लीजिए कि ये घर है और इस घर से मान लीजिए कि एक पिता है और एक उनका बेटा है। मान लीजिए मैं हूं और मेरा बेटा ही है, ठीक है, 3 साल का। हम दोनों घर से निकलते हैं और हमें बेसिकली किसी शॉप पे जाना है, उसको कोई खिलौना लेना है, मान लीजिए किसी शॉप पे जाना है। अब हम इस शॉप तक पहुंचेंगे, इसके जरिए तुम्हें सारा एग्जाम्पल क्लियर हो जाएगा। हम यहाँ से शॉप पे पहुंचेंगे, अब समझने की कोशिश करना, हम दोनों जो चल रहे हैं ना, ये एक वेव की तरह आप कैसे समझें कि हम दोनों जब रास्ते पे चल रहे हैं तो क्या करना है, एक लेफ्ट कदम रखते हैं, फिर एक राइट रखते हैं, फिर एक लेफ्ट रखते हैं, फिर एक राइट रखते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रस्ट बना, फिर ट्रफ बना, फिर क्रस्ट बना और फिर ट्रफ बना, है ना, कुछ ऐसा है। और जब मैं एक लेफ्ट और एक राइट रखने के बाद पूरा करता हूं तो मेरा एक वेवलेंथ तैयार होता है। क्या तैयार होता है बोलो? बड़ा इजीली क्लियर होगा। तो मैंने जब भी क्या करा बोलो, एक लेफ्ट रखा, एक राइट रखा, तो मेरा क्या तैयार हो गया बोलो? एक वेवलेंथ। फिर दोबारा लेफ्ट रखूंगा, फिर राइट रखूंगा, तो एक और वेवलेंथ तैयार हो गया। बोलो है कि नहीं? अब आपसे मेरा एक छोटा सवाल है, मैं और मेरा बेटा दोनों चल रहे हैं रोड पे, हम दुकान तक जा रहे हैं, दोनों की, हम दोनों, देखो मैं भी चल रहा हूं, मैं चल रहा हूं ऐसे ऐसे, और मेरा बेटा कैसे चल रहा है आपको पता होगा, छोटे छोटे पैर रखेगा, ऐसे ऐसे करके रखेगा ना, ऐसे करके। अब बताइए वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेव की लेंथ जो है बेसिकली, जो एक पैटर्न की लेंथ बन रही है वो किसकी ज्यादा है बोलो? मेरी। लेकिन ये बताना फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी मेरे बेटे की ज्यादा है। समझने की कोशिश करना बच्चों, मैं रखता हूं ऐसे करके 1 कदम मान लो, और वो उतने में रखता है 3 कदम। कितने कदम बोलो? 3 कदम। वो छोटे छोटे कदम रखना, मतलब उसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है बट फ्रीक्वेंसी, वो दुकान तक पहुंचने के लिए लेगा शायद हो सकता है 200 कदम, और मैं दुकान तक पहुंचने के लिए लोगों से 50 कदम। कितने बोलो? समझने की कोशिश करो एग्जाम्पल के एस्पेक्ट में। तो मेरी क्या बच्चों, फिर हम दूरी बराबर कैसे करें? देखो यहां से जब घर से निकले होंगे और शॉप तक पहुंचे होंगे, तो दोनों अगर 5 बजे निकले, समझना मेरी बात को, 5 बजे निकले और 5:05 पे हम दोनों पहुंच गए वहां पर, 5 मिनट में दोनों वहां पर पहुंच गए, तो दोनों ने बराबर डिस्टेंस तय किया, बराबर समय में किया। ऐसा तो नहीं है ना वो पीछे छूट जाएगा, मैं साथ में ही पहुंचूंगा उसके साथ। समझना मेरी बात को, दुकान, घर से भी निकले सेम टाइम पे थे, दुकान पे पहुंचे सेम समय पे, मतलब दोनों का स्पीड बोलो क्या है? अब दोनों का स्पीड कैसे सेम है आप सोचो। आप क्या कहेंगे? सर आपकी ना फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा कर देते हो आप, और दूसरे वाले बच्चे, जो बच्चा है बेसिकली, उसकी बोलो वेवलेंथ भले ही कम है बट उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो आपको समझना पड़ेगा इन दोनों वेव्स के अंदर क्या खास बात है। वो क्या करती है? वो कम कदम चलती है लेकिन बड़े कदम चलती है, और ये भले ही छोटे कदम चलती है लेकिन कदम ज्यादा चलती है। तो कुल मिला के जो स्पीड बनती है दोनों की बोलो क्या बनती है? सेम बनती है। ये एस्पेक्ट समझ में आ गया ना, तो तुम्हें वेव्स की बहुत जरूरी बात समझ में आई थी। रटने को तो रट ही सकता है यार कोई भी, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में बता रहा हूं कि मेरे पास से गामा रेस को भेज दो यहां से कि भैया स्टैंड जाना है, और यहां से रेडियो को भेज दो जेएमएस के आगे से, दोनों पहुंचेंगी सेम समय पे स्टैंड पे, दोनों बिल्कुल बराबर समय में पहुंच जाएंगी। दोनों की दोनों ने लिए भैया 10 सेकंड, दोनों पहुंच गई भाई, कह रहे बिल्कुल बराबर पहुंची। वहां पर खड़ा बंदा कह रहा है बिल्कुल गामा भी ऐसी पहुंची, रेडियो भी, लेकिन रास्ता रेडियो को देखो कैसा है। इधर दिपांशु रेडियो गई है, देखो ऐसे, रेडियो गई है ऐसे, और गामा कैसे गई है, लेकिन फिर बराबर कैसे हो पा रहा है बताओ जरा? क्योंकि रेडियो कदम भले ही बड़ा रख रही है लेकिन कम कदम रख रही है, और वो क्या कर रही है? कदम भले ही छोटा रख रही है लेकिन कदम ज्यादा रख रही है। तो कुल मिला के जो बात बनती है वो क्या बनती है बोलो? सेम बनती है। सो आप लोगों को ये फॉर्मुला समझाने के लिए ना भैया हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये फॉर्मुला समझ में आना बहुत जरूरी है। और ये फॉर्मुले में आपको बता दूं, ये स्पीड ऑफ, मैंने कुछ लिख दिया पहले, ये स्पीड जो आती है ना यहाँ पर, एक्चुअल फॉर्मुला मैं आपको लिख देता हूँ जो आपको स्कूल में सिखाएंगे, दैट सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट सी इज द, और मैं तुम्हें इन्हीं वेव्स के बारे में चर्चा करवाने वाला हूं क्योंकि चैप्टर में आगे ना इन वेव्स का बहुत ज्यादा जिक्र है। बोर मॉडल में मतलब इसके बिना कुछ बनेगा ही नहीं भाई, कुछ भी समझ नहीं आएगा। अब ये जितनी भी वेव्स है, सुन लीजिए, मैं सबका एक एग्जांपल भी दूंगा, बस तुम पहले बोर्ड पे सुनो। ये जितनी भी वेव्स मैंने बोर्ड पे लिखी है, इन सब वेव्स में पहले तो बताओ क्या क्या फर्क है। आप कहेंगे सर कोई भी वेव के पास 3 पैरामीटर्स होते हैं जो उसको करेक्टराइज कराते हैं, बोलो कौन कौन से? बोलो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड। लेकिन सर इन सभी वेव्स में क्या चीज कॉमन है, मुझे उसका जवाब दे दो भाई। सभी वेव्स में क्या कॉमन है? गामा में, अल्ट्रा में, सब में क्या कॉमन है? सबकी स्पीड, सबकी जो रफ्तार है चलने की बोलो वो क्या है? सेम है। लेकिन क्या चलने का तरीका सबका सेम है क्या? नहीं। तो आप बोलोगे सर किसी की वेवलेंथ ज्यादा होती है और किसी की वेवलेंथ क्या होती है? कम। और मैं आपको बता देता हूं बच्चों, मेन बात मैं आपको बता देता हूं जो मैं नेक्स्ट पेज पे क्लियर करता हूं, कि मैं अब इन वेव्स को लिख के ना तुम्हें कुछ क्लैरिफाई करूंगा, उसके बाद मैं लास्ट में जब इसकी समरी करूंगा ना आखिरी के 5 मिनट में, तुम्हें पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो मैंने बोला गामा रेज है, फिर बोलो कौन सी है? एक्स रेज, फिर बच्चों कौन सी है? अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल। सुनते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद सारी चीजें क्लियर होंगी धीरे धीरे। इंफ्रारेड आएंगी बच्चों, फिर आएंगी, और भी मैं तुम्हें बता रहा हूं 12th क्लास में बहुत काम आने वाला टॉपिक है। अब ये मैं समझिए 12th में, 11th में देखना, तुम 2-3 क्लास के बाद इस टॉपिक के बिना हमारे क्वेश्चन से नहीं बन पाएंगे, है ना। और जो बच्चे इसको करे बिना क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं फंसते हैं। अब मैं आपको बताया था कि मैंने सीक्वेंस में ही लगा रखी है। अब उस तरफ मैं अगर जाता हूं ना बच्चों, उस तरफ अगर मैं जाता हूं, सो वेवलेंथ बढ़ती है। क्या बढ़ती है? और अगर उस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ उसकी है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे, तो इस तरफ आते हुए बोलो क्या हो रही है?
तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव कौन सी है? सबसे ज्यादा, दीपांशु यहां पर, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली वेव कौन सी है? गामा। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली कौन सी है? रेडियो। मतलब अगर मैं इन दोनों वेव्स के पैटर्न दिखाऊं ना, तो सब बच्चे देख के बताना जरा, गामा कैसी होती है पता है तुम्हें? इधर देखो देवदत्त, लिख लेना बाद में। गामा ऐसी होती है, ये होती है गामा, समझे? और रेडियो पता है कैसी होती है? समझ जाओ अपने आप, बताओ क्या फर्क है? उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इसका वेवलेंथ बहुत कम है, फ्रीक्वेंसी बहुत, और बीच में ऐसे ही चलेंगे। मतलब जितना मैं अब उस तरफ बढ़ता जाऊंगा, वेवलेंथ बढ़ती जाएगी, फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। यही फर्क होता है इन सब वेव में। लेकिन इनके अंदर फर्क सिर्फ किसका है बोलो? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। क्या स्पीड का फर्क है? अब यहां से चला दो गामा को, वहां से चला दो रेडियो को, दोनों को साथ में चला दो, बराबर दूरी तय करेंगे नहीं करेंगी? 1 घंटा चलने दो दोनों को, और देखना आगे कौन निकलेगा। कोई आगे नहीं निकलेगा। दोनों का चलने का रफ्तार बिल्कुल क्या है बोलो? सेम है, लेकिन चलने का पैटर्न बिल्कुल बोलो क्या है? अलग है। गामा जाएगी ऐसे ऐसे करती हुई और रेडियो जाएगी ऐसे ऐसे करती हुई, लेकिन फिर भी दूरी कैसे तय होगी बोलो? बराबर। क्यों भाई? क्योंकि एक की वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम है, और एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम हो रही है। तो कुल मिला के दूरी कैसे तय करते हैं बोलो? बराबर तय करते हैं। अरे यार नहीं आ रहा समझ में? पक्का पॉइंट समझ में आए वाला है ना? अब जो मैंने ये वेव्स लिखी है ना बच्चों, हो सकता है आपको इन वेव्स के बारे में थोड़े, इनके बारे में पता ना हो। सो मैं थोड़ा थोड़ा तुम्हें आइडिया देता हूँ, तुम्हें एकदम याद आ जाएगी। अपने आसपास ही सारी वेव्स हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत ज्यादा, बोर्ड पे अच्छे सुनेंगे। रेडियो वेव सुनी हुई है? रेडियो स्टेशन से जितनी वेव्स आ रही है, बेसिकली आप रेडियो बजा रहे हो, फोन में एफएम सुन रहे हो, है ना? ये सब रेडियो वेव्स हैं। कैसी वेव्स है बोलो? और ये ऐसे आती है बेसिकली, ऐसे से लंबे लंबे कदम रखती हुई आती है। मतलब बहुत लंबे लंबे कदम होते हैं इसके। कितने लंबे कदम होते हैं मैं बता दूं। जैसे एक बिल्डिंग की हाइट होती है ना, एक नॉर्मल 3-4 मंजिल की बिल्डिंग मान लो, इतनी बड़ी इसकी वेवलेंथ होती है ऐसे हॉरिजॉन्टल में। लक्ष्य यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है किसकी बोलो? रेडियो की। अब आते हैं बोलो किस पे? माइक्रोवेव्स पे। ये माइक्रोवेव्स आपकी माइक्रोवेव ओवंस में यूज होती है, ध्यान रखना। इनकी वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो से थोड़ी सी बोलो क्या होती है? कम होती है। अब देखो जितना मैं इस तरफ जाता जाऊंगा, वेवलेंथ बोलो क्या होती जाएगी? कम। फ्रीक्वेंसी बोलो क्या होती जाएगी? ज्यादा। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। इंफ्रा कहाँ होती है? सुना देता हूं मैं। इंफ्रारेड वेव्स आप लोगों ने इंफ्रारेड वेव बताए तो कहां पर है? सब बच्चों ने घर में टीवी रिमोट चलाते हो? अरे रिमोट तो चलाते हैं। अब टीवी में कुछ सिग्नल्स आते हैं। अभी मैं यहाँ पर रिमोट चलाऊंगा, एसी में मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा घटा दूंगा, कुछ वेव्स आ रही हैं बीच से, जा तो रही होंगी पक्का। अरे मैं कोई रिमोट से कुछ दबा रहा हूँ, कोई तो सिग्नल जा रहा है वहां पर। तो ये कौन सी वेव्स होती है बोलो? इंफ्रारेड। कौन सी होती है बोलो? आप घर में टीवी के रिमोट से कुछ काम कर रहे हैं, कौन सी रेज है बोलो? इंफ्रारेड रेज। जितने भी रिमोट्स में काम करती हैं वो कौन सी रेज होती है बोलो? इंफ्रारेड्स होती हैं। कौन सी होती है बोलो? इंफ्रारेड्स। विजिबल कौन सी होती है? ये तो भैया आसपास की जो दिख जा रही है वो विजिबल है, जो दिख जा रही है वो क्या है बोलो? अल्ट्रावायलेट। कौन सी होती है? तो अल्ट्रावायलेट का मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने शेयर इट यूज करा है मोबाइल में? शेयर इट आप ब्लूटूथ शेयर करते हैं, ब्लूटूथ यूज करते हैं। सो ये जितने भी मोबाइल टू मोबाइल सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, दीज आर थ्रू द अल्ट्रावायलेट रेज। दीज आर थ्रू द अल्ट्रावायलेट रेज गाइस, ठीक है। उसके बाद बोलो कौन सी? एक्स रेज। एक्स रेज बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप लोगों ने कहां इस्तेमाल करी है? आप लोगों को जब बेसिकली बॉडी में कोई चोट वोट लग जाए, कुछ तो गुम चोट लग जाए, तो आपका बेसिकली एक्सरे होता है उस पोजीशन से। तो वो जो एक्सरे मशीन होती है उसमें कौन सी रेज आती है बोलो? एक्स रेज। इनका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। और गामा रेज का आप लोग जनरली इस्तेमाल अभी करते ही नहीं है। मैं इसका रीजन दे दूंगा, बहुत इसका कैंसर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होता है गामा रेज का। और क्यों ऐसा है वो भी मैं रीजन आपको बताता हूँ। इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। किस तरीके से आपको वो अलग कंसेप्ट समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप लोगों को समझ में आ जाए तो। ये वाली कुछ वेव्स आपको आइडिया लगा? अब मैं आपको बता देता हूं जिन वेव्स का फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है बच्चों, जिन वेव्स का फ्रीक्वेंसी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्लैंक्स जब इस पे काम कर रहे थे ना, उन्होंने सोचा कि यार इन सभी वेव्स की वेलोसिटी एक जैसी है, क्या इन सबकी एनर्जी ताकत भी एक जैसी है? आप मुझे बताना कौन सी वेव के पास ना ऐसे चीरते हुए जाने की क्षमता है? चीरते हुए जाने की, रेडियो के पास या गामा के पास? ऐसी कोई ऐसे वाली वेव चीरती हुई चली जाएगी या ऐसे वाली वेव? गामा वाली। तो मैं आपको बता देता हूं बच्चों, ये वाली जो वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत हाई होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते कितने बच्चे समझ पाएंगे। ये वाली जो वेव्स होती है जिनका वेवलेंथ बहुत हाई होता है, ये वाली कहते हैं ये वाटर लाइक वेव्स होती हैं। कैसे होती है बोलो? अब वाटर लाइक का मतलब ही मैं बताता हूं। मींस इनके पास ना गुड डेविएटिंग पावर होती है, अच्छी डेविएटिंग पावर होती है। अच्छा जो मैं तुम्हें अब बता रहा हूं ना, ये एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे नॉलेज एस्पेक्ट के लिए जरूरी है, ठीक है। एग्जाम के लिए जो जरूरी था, क्वेश्चंस के लिए जरूरी था, वो मैं तुम्हें बता चुका हूं बच्चों। अब सुनो, जो गामा रेज होती है बच्चों, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। और ये वाली जो वेव्स होती है ना, ये वाली वेव्स होती है, मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। ये बुलेट जैसी वेव होती है। कैसी होती है बोलो? बुलेट लाइक वेव। बुलेट लाइक वेव। इनका ना गुड पेनेट्रेटिंग पावर होता है, गुड पेनेट्रेटिंग पावर। समझने की कोशिश करना बच्चों, अब कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग चलने वाला है थोड़ी देर, इसलिए ढंग से बोर्ड पे सुनने की कोशिश करना। ये ना ऐसी होती है वेव, जो गामा वाली होती है ना, ऐसी जैसे गोली, बंदूक की गोली होती है ना, सीधा चीरती हुई निकल जाएंगी, दीवार में से छेद करती हुई निकल जाएंगी। दीवार नहीं टूटेगी, उसके अंदर से ही निकल जाएंगे, उसके इनका पेनेट्रेटिंग बड़ा अच्छा है।
इनका बोलो क्या अच्छा है? ये क्या करती है? ये डेविएट बड़ा अच्छा करती है पानी की तरह। अच्छा पानी कैसे फ्लो करता है? पानी बताओ कैसे फ्लो करता है? पानी बाहर से आया, उसको जहां रास्ता नहीं मिलेगा ना, ऑब्स्ट्रक्शन दिखेगी ना, साइड से रास्ता बनाएगा, निकल जाएगा। बोला है कि नहीं? मान लो पानी आया, सामने दीवार मिल गई, दीवार के साइड से जाएगा और पीछे से रास्ता निकल जाएगा। बोला है कि नहीं? ऐसी वेव्स होती कौन? बोलो रेडियो। और ये पता कैसी होती है? डेविएट नहीं करती है, सामने जो भी चीज आएगी ना उसी के अंदर से घुसते हुए जाने की कोशिश करेंगे। जैसे बुलेट होती है, अब किसी ने बंदूक की गोली मारी, सामने दीवार आ गई, साइड से रास्ता लेकर निकल जाएगी क्या? नहीं ना। बुलेट का सीधा कॉन्सेप्ट है सीधे घुसूंगा भाई। और पानी का बोलो कैसे? रास्ता नहीं मिलेगा तो बना लूंगा, मतलब पानी की तरह होना चाहिए, है ना? क्लियर है कि नहीं? समझने की कोशिश करो, पानी की तरह होना जरूरी है। बुलेट के ऐसा नहीं, जहां पर कुछ है नहीं वहां पर भी सर फोड़ते रहो तो कोई फायदा नहीं है ना। तो समझे, ये बुलेट जैसी होती है, पेनेट्रेट बहुत अच्छा करती है, और वो क्या करती है? बोलो डेविएट बहुत अच्छा करती है। अच्छा इनका फायदा क्या? सुनो, रेडियो वेव्स आ रही हैं, मान लो वहां से सिग्नल भेजा गया, भैया घर पे गाना बजना है, चल चाहिए है ना, कोई गाना बजना है। अब मान लो बीच में रास्ते में कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग आ गई, तो इन वेव्स का बड़ा अच्छा काम है। रेडियो वेव्स क्या करेंगी? बोलो बिल्डिंग से ऐसे करके डेविएट करके निकल जाएंगे। ये पुलिस वाले वॉकी टॉकी पे लगे रहते हैं, रेडियो वेव्स है। कौन सी वेव्स है? बोलो रास्ते में कोई भी घर आएगा, साइड से रास्ता बनाएगा, फिर देखिए कुछ और रास्ता आ रहा है, साइड से निकालेगा, रेडियो वेव्स ऐसे पानी की तरह निकलती है, बोलो पहुंच जाएंगे। लेकिन ऐसा गामा नहीं करती, ऐसा एक्सरे नहीं करती। एक्सरे पता क्या करती है? आप लोग जानते हो क्या करती है? आप लोगों को भैया एक्सरे कराया, ऐसे मशीन पे लिटा दिया, अरे समझो ऐसे मशीन पे लिटा दिया, ऊपर से ना देखो ऐसी रेज आएंगी, एकदम से आपकी बॉडी में चली जाएंगी, पेनिट्रेट करेंगी बहुत अच्छी, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा। ये डेविएट नहीं करती है, बॉडी में घुस जाती है। क्या होती है बॉडी में? अब एक्सरे मशीन में आपको लिटाया, ऐसे करके ऊपर से मशीन की रेज आई और आपकी बॉडी में क्या करेगी? बोलो पेनिट्रेट। स्क्रीन पे पिक्चर ले लिया, वो रेज ने जाके अंदर का फोटो दिखाया कि भैया ये मामला है ना, यहाँ पर चोट लगी, ऐसे करके फोटो क्लिक कर लिया कंप्यूटर के अंदर, दिखा दिया आप लोगों को, बन गया एक्सरे। या कभी किसी को भैया कहीं पे चोट लगी थी, डॉक्टर ने टॉर्च जलाई और अंदर चली गई लाइट, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। समझने की बात करें, इनका पेनिट्रेटिंग बड़ा अच्छा है और इनका डेविएटिंग बड़ा अच्छा है। कुछ बच्चे के सर बीच वालों का क्या है? अब बीच वालों के पास दोनों ही प्रॉपर्टी बहुत अच्छी नहीं होती है। अब जैसे कि समझिएगा, ये पेनिट्रेट बहुत अच्छा करती है, ये पेनिट्रेट बहुत अच्छा करती है और वो डेविएट। और शुक्र है विजिबल रेज पेनिट्रेट नहीं करती, नहीं तो क्या होता? अरे पेनिट्रेट करती तो क्या होता? लोग रोड पे चल रहे होते, सूरज की रोशनी तो है ही, लोगों की धड़कन धक धक करती हुई दिखती। अब सोचो लोग चल रहे हैं, तुम्हें किडनी दिख रही है, उसकी हार्ट दिख रहा है, ऐसे नहीं ना। तो विजिबल रेज का क्या सीन है? बोलो विजिबल रेज का क्या सीन है? आएंगी, टकराएंगी, साइड से निकल जाएंगी, तो ये पेनिट्रेट नहीं करती है। विजिबल रेज पेनिट्रेट मतलब ये समझ लीजिए, अच्छा अल्ट्रा पेनिट्रेट करती होगी शायद, आपको पता है ओजोन लेयर से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, बोलते बड़ा स्किन पे नुकसान पहुंचा रही है, पेनिट्रेट करती है, बट उतना बेटर पेनिट्रेट। और यहां से पेनिट्रेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है, यहां से पेनिट्रेशन बिल्कुल क्या होती है, और यहां पर आते थे धीरे धीरे डेविएशन आ जाएगा। आप देखो इंफ्रारेड वेव्स का क्या है, रिमोट से यहां पर सिग्नल दबाए, थोड़ा बहुत दाएं बाएं करते हुए भी सिग्नल पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, क्योंकि उसके बाद डेविएशन अच्छा है। क्या अच्छा है? बोलो डेविएशन। एक और मजे की बात तुम्हें बताऊं, सुनो, आप लोगों को पता है उस तरफ वेवलेंथ बढ़ रही है, उस तरफ वेवलेंथ क्या हो रही है जतिन? उस तरफ वेवलेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों ने कभी सोचा नहीं शायद, देखना कितना बड़े कॉन्सेप्ट है, कि हमारी जो ह्यूमन आईज है ना, भगवान ने ऐसी बनाई, नेचुरली ऐसी बनाई कि हम लोगों को ना सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेवलेंथ ही नजर आती हैं, ऐसी वेव्स ही नजर आती हैं जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होगा। अब नैनोमीटर क्या होता है, अगर तुम्हें कंफ्यूजिंग लगे ना, सुन लो, 1 नैनोमीटर का मतलब होता है बच्चों 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर माइनस, अब ज्यादा नहीं, आप समझो 400 नैनोमीटर, मतलब जिन वेव्स की वेवलेंथ या तो 400 नैनोमीटर हो या ज्यादा से ज्यादा बोलो कितनी हो, 700 नैनोमीटर हो। कितनी बोलो? 400, या फिर बोलो कितनी? 700। इसमें मैं आपको बता देता हूं, विबग्योर लिख दो। क्या लिख दो? ये लिख दो विबग्योर। अब सुन लो, अब आपको बढ़िया चीज पता लगने वाली है, विबग्योर लिख दो। रेड की वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा 700 और वॉयलेट की होती है सबसे कम, बोलो कितनी? 400। भगवान ने इतना बढ़िया बनाया ना इस चीज को, समझने की कोशिश करना, कि इंसान की जो आंखें बनाई ना, वो ऐसी बनाई कि भैया तुम्हारी आंखें ना सिर्फ 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच की जो वेवलेंथ वाली वेव्स होंगी सिर्फ उन्हीं को देख सकती हैं। मतलब तुम्हें नीला कलर दिखेगा, हरा दिखेगा, पीला दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, रेड दिखेगा। लेकिन जैसी वेवलेंथ होगी 700 नैनोमीटर से ज्यादा, इंफ्रारेड्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगी? नजर नहीं आएगा इंसान को। नजर क्या टीवी के रिमोट के सिग्नल नजर आते हैं? नहीं आते ना। क्या अल्ट्रा वायलेट रेज नजर आती है जब मोबाइल से मोबाइल शेयरिंग होती है? तो इससे कम होती नजर आना बंद हो जाता है, और इससे, समझे मेरी बात को? लेकिन तुम लोगों को पता है जानवरों को नजर आता है, जानवरों को नजर आता है। अब सुन लीजिए, पुराने जमाने में एक मिथ बना। मिथ क्या बना कि जैसी कोई आपदा आनी है ना, तो कुत्ते रोना शुरू कर देते थे, जंगलों में जानवर रोना शुरू कर देते थे बहुत तेज तेज, और जब वो जानवर जो रोते थे 10 मिनट बाद भूकंप आ जाता था, ये 10 मिनट बाद सुनामी आ जाती थी, 10 मिनट बाढ़ आ जाती थी, कुछ ऐसा होता था। तो लोगों ने एक कंसेप्ट बनाया कि भैया आपदा जो है ना, वो जानवरों को पहले पता लगेंगे, इंसानों को बाद में पता लगेंगे। लेकिन इसके पीछे ऐसा कोई थ्योरी था नहीं। होता क्या है कि जानवरों की जो कंपैटिबिलिटी रेंज है ना, थोड़ी ज्यादा होती है हम लोगों से। वो हम लोगों से ज्यादा हाई वेवलेंथ तक की रेज को देख सकते हैं,
और हमसे कम वाली भी देख सकते हैं। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि नॉर्मल दिन तो भैया नॉर्मल ही है, लेकिन मान लीजिए बहुत दिनों से नॉर्मल चल रहा है और किसी एक दिन सुनामी आने वाली है। अब सुनामी आएगी, उससे पहले अर्थक्वेक आएगा। क्या आएगा बोलो? अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक आएगा तो कुछ डिफरेंट तरह की रेडिएशंस पैदा होंगी, बोलो होंगी कि नहीं होंगी? अब वो जो डिफरेंट तरह की रेडिएशंस पैदा होंगी वो हमारे को तो नजर आएंगी नहीं, बट मान लीजिए उस समय इंफ्रा और अल्ट्रावायलेट जैसी रेडिएशन नजर आने लगी, तो कुत्तों को, जानवरों को, भेड़ियों को जब ये रेज दिखने लगेंगी जिनकी वेवलेंथ इससे ज्यादा है, मतलब 700 ज्यादा, ये भी दिखती है उनको, तो बीच वाली भी दिखती है, और उनको वो भी दिखने लगेगी, थोड़ा अनयूजुअल कुछ दिखने लगेगा, तो रोएंगे कि नहीं रोएंगे? डर की वजह से रोएंगे। अब वो रोते हैं इस वजह से कि उनको कुछ दिख गया है, रेडिएशन दिख गई हैं, और 5-10 मिनट बाद कुछ हो जाता है ना? यही तो होता है कि नहीं होता? ऐसा किसी पुराने टाइम में करा, आज सारे कुत्ते पिट रहे हैं, है ना? कोई रोता है तो तभी पत्थर मार देते हैं, अरे रो मत, है ना? है ना? इन कुत्तों का नुकसान हो रहा है बेचारों को। कॉन्सेप्ट कुछ और है, बेचारों को कंपैटिबिलिटी रेंज बढ़िया मिला, वरदान मिला भगवान से कि तुम ज्यादा देख सकते हो, और उसकी वजह से उनकी पिटाई हो रही है, क्योंकि इंसान तो बेवकूफ है ना। अब इंसान तो इस रेंज का है, तो इंसान बड़ी रेंज वाले को एक्सेप्ट कैसे करेगा? उसको पीटेगा कि तेरे को दिख कैसे रही चीज ज्यादा। समझिए इस बात को। तो ये जितनी भी रेडिएशंस है ना बच्चों, हमारे आसपास सारी रेडिएशंस एक तरह की वेव है। क्या बोलो? एक तरह की। और इन सभी वेव्स में क्या फर्क है? अब समराइज करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि हमारे पास बहुत सारी वेव्स है। बोलो कौन कौन सी बच्चों? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। अच्छा, सबका एक एग्जांपल याद आ रहा है? रेडियो कौन सी होती है? रेडियो स्टेशन वाली ना। माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल हो रही है, वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा होती है इनकी। इंफ्रा वाली क्लियर है? इंफ्रा, अरे नहीं यार, अच्छा देखो, इसको इंफ्रारेड क्यों बोला? आप सोचेंगे रेड की वेवलेंथ होती है 700, और 700 से भी ज्यादा वेवलेंथ हो जाए तो वो रेड ऐसा हो जाता है कि हमें नजर नहीं आता, उसको मैंने इंफ्रारेड नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बोलो? और वॉयलेट की होती है 400 नैनोमीटर, मतलब इसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर होती है, रेड से थोड़ी कम होती है। तो अगर वो और कम हो जाए तो उसको अल्ट्रावायलेट्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बोलो? अब नहीं आ रहा समझ में। अच्छा, अल्ट्रावायलेट शेड वगैरह में विजिबल तो भैया दिखती हैं सबको। एक्स रेज मैंने तुम्हें बता दिया, और गामा रेज पता है क्या होती है बच्चों? मैंने बोला ना, बहुत हाई पेनिट्रेटिंग पावर है, बहुत हाई। जब इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड कैंसर्स में कुछ सेल्स जो होती है ना हमारी बॉडी में बढ़ने लगती हैं। किसी बच्चे को नॉलेज होता है बायोलॉजी के बच्चे को, हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लगती हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना होता है। उनको क्या करना होता है? डिस्ट्रॉय। अब ब्लड सेल्स तक पहुंचना ना किसी भी चीज के लिए बहुत मतलब आसान बात नहीं है, तो हम क्या करते हैं? गामा रेडिएशंस पहुंचाते हैं। कौन सी रेडिएशन बताते हैं ना? गामा रेडिएशंस। और गामा रेडिएशंस जब इंसान के अंदर जाती है ना तो वो ब्लड सेल्स तक चली जाती है। कहां तक चली जाती है बोलो? और इस इंटेंस वेव के कारण वो ब्लड सेल्स बोलो क्या कर दी जाती है बोलो? डिस्ट्रॉय कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है बोलो? तो गामा रेडिएशंस ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज इसका पेनिट्रेटिंग पावर इतना बढ़िया कि ब्लड सेल्स तक पेनिट्रेट कर सकता है। हल्क बना था मूवी में, हल्क देखा था? कुछ गामा रेडिएशंस का ही सीन था, उसको गामा रेडिएशंस मिल गई थी भैया, बॉडी में चली गई थी, ब्लड सेल्स में चेंज आ गया, म्यूटेशन हो गया बेसिकली, और चेंजेस हो गए और बन गया भाई हल्क। और तुम्हें बताऊं, इससे भी खतरनाक रेस कौन सी है जिसका जिक्र नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर? गामा रेस से भी खतरनाक होती है बच्चों एक रेस, कॉस्मिक रेडिएशंस। ये कॉस्मिक रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी इतना हाई है ना बच्चों, इतना हाई है कि अगर ये कॉस्मिक रेडिएशंस एक मिनट तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं शायद, आई थिंक बोल रहा हूं कि अगर 30 सेकंड्स के लिए भी अर्थ पे गिर गई, और कहां से गिरेंगे सर? सन के थ्रू कॉस्मिक रेडिएशंस आती हैं। गिरती कहां नहीं? क्यों नहीं गिरती? सुनो, सन के थ्रू बोलो कौन सी रेडिएशंस आती है? थोड़ा सा नॉलेज वाली बात कर रहा हूं। अर्थ के सन के थ्रू बोलो कौन सी रेडिएशंस आती है बोलो? कॉस्मिक। और ये कॉस्मिक रेडिएशंस इतनी भयंकर है ना बच्चों, इतनी भयंकर है कि अगर ये 1 मिनट के लिए भी अगर पृथ्वी पे गिर गई तो होना क्या है बच्चों? हमारी बेसिकली ब्लड सेल्स तक डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, हम ऐसे खड़े खड़े गिर जाएंगे सबके सब। और कोई सोचे ना कि मैं अंदर डूब जाऊंगा, मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूं, बाहर वाले लोग मरेंगे। तो मैंने क्या बोला? इनका पेनिट्रेशन कितना तगड़ा है, दीवार में से चीरती हुए अंदर आएंगी। क्लियर है कि नहीं? छुपक जाना, गड्ढा करके जमीन में घुस जाना, वहां भी पहुंचेंगी, कहीं नहीं छोड़ेंगी, सबको बेसिकली मार देंगे हम। लेकिन बचे क्यों हमें पता है आप लोगों को? आपको पता है कि हमारी, हाँ किसने बोला? मैग्नेटिक फील्ड्स। बहुत अच्छे, वेरी गुड। सो हमारी अर्थ के चारों तरफ बोलो क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है इस कॉस्मिक रेडिएशंस के लिए दुश्मन का काम करती है। ये आती हैं और कॉस्मिक रेडिएशंस को मोड़ देती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनको अंदर घुसने ही नहीं देती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्यों बन रही है, फिर मैं ज्यादा बोलूंगा तो फिर तुम लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट लगेगा। अर्थ घूमती है तो अर्थ के अंदर करंट बनता है, क्योंकि लावा है अर्थ के अंदर, और करंट की वजह से बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसी दिन अगर अर्थ घूमते घूमते स्टक कर जाए ना कि अर्थ कहे भैया आप तो आज तो आराम करेंगे थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए अगर अर्थ ने आराम करा ना, सब खत्म। क्योंकि अर्थ अगर रुक गई तो वो घूमना बंद हो जाएगी, और घूमेगी बंद तो घूमना बंद हो जाएगी तो चार्ज घूमना बंद कर जाएगा अंदर का। थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स बात कर रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अंदर एक करंट बन रहा है, वो करंट बनना बंद हो जाएगा, और करंट बनना बंद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बंद हो जाएगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड बंद होगी, कॉस्मिक्स को आने का मौका मिल जाएगा, और कॉस्मिक्स जैसे आएंगी पृथ्वी के एक तरफ का हिस्सा जहां पर बेसिकली हम लोग हैं, अब दिन रात अब दिखना पड़ेगा उसमें हम किस तरफ है उसमें, है ना? अगर उसमें हम सूरज की रोशनी की तरफ है तो खत्म कहानी, तभी की तभी टपक जाएंगे। सुबह लोग देखेंगे आधी दुनिया खत्म हो चुकी है, और सुबह इनका नंबर है अगर अर्थ नहीं चली तो, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा समझ में। सो मेरी एक बात को समझने की कोशिश करें। हाँ, फिर दोबारा चलेगी तो एक दिन कह रहे फिर बनने लग जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। अब सुनो, हाँ बोलो क्या हुआ? नॉर्दर्न लाइट्स का
उसका थोड़ा मेरे को आइडिया नहीं है शायद। सो गाइज देखो अभी क्या है ना, अभी बात करते हैं सॉरी पे, पहले एक बार मेन मुद्दे को खत्म कर लें। गाइज क्या है ना, वेव्स को टॉपिक कराने के लिए ना थोड़ा सा समय ना ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती है। अभी भी हमने इसमें बहुत स्पीड में मैंने तुम्हें कराने की कोशिश करी, क्योंकि टॉपिक खत्म करना इसी क्लास में ज़रूरी होता है। लेकिन कुछ क्लियर हुआ तुम लोगों को? पहले मुझे तुम ये बताओ व्हाट इज वेव। तो गाइज मैं कुल मिला के बात करता हूँ, टॉपिक को सीधा पर चलाने की बजाय उल्टा चलाना बढ़िया है। तो मैं ये बोलूंगा मेरे आसपास बहुत सारी वेव्स हैं। These are रेडियोज, इंफ्रारेड्स, अल्ट्रावायलेट्स, विजिबल ये सामने आपके ना, एक्स रेज, गामा रेज। सर ये जितनी भी रेज है, मुझे आज एक बात समझ में आ गई, ये सारी रेज ऐसी है, सारी रेज ऐसी है, मतलब सबका पैटर्न यही है, सबका पैटर्न यही है। और ये सब पैटर्न है ना, बस इतना सा फर्क है, किसी का तो ये ऐसा है और किसी का ऐसा है। कह रहे कैसा मतलब? समझे नहीं ना? किसी का ऐसा है और किसी का मतलब सर किसी की फ्रीक्वेंसी कम है लेकिन वेवलेंथ ज्यादा है, और किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ, लेकिन सबकी स्पीड, किसी को भी चला दो यहां से, सातों वेव को छोड़ दो, देखो भैया 2 घंटे बाद कौन आगे निकला, सब बराबर चल रही है, लेकिन सबका चलने का पैटर्न बोलो क्या है, अलग अलग है। और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ बोलो क्या होती है, कम। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी दोबारा सुनेंगे भाई, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सीधे नहीं आया समझ में, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। बट कांस्टेंट चीज क्या है, देखो आप बोलते हैं ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, अरे भैया लॉजिक होता है उसके पीछे, वो कांस्टेंट कहां से आया? दैट कांस्टेंट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट बता देता हूं मैं आपको, ये जितनी भी रेडिएशंस होती है ना, सबकी सब स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से चलती है। मतलब कितनी बोलो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब इन सभी स्पीड्स का, अगर इन सभी रेडिएशंस का आप स्पीड पूछे ना, तो सबकी वही स्पीड है जो लाइट की स्पीड है। जो कितनी स्पीड है बोलो, सबकी सब चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। लेकिन क्या सबका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एक जैसा है क्या? सबका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ बोलो क्या है, अलग है। और हमारे को ह्यूमंस को बेसिकली कितनी वेवलेंथ वाला रेंज नजर आता है? कहते हैं हमें सिर्फ ये वाला स्पेक्ट्रम नजर आता है जिनका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर कम से कम होता है, और 700 बोलो क्या होता है ज्यादा। अगर वेवलेंथ 700 से बढ़ने लगती है, 700 से ज्यादा होने लग जाए, 700 से दिखना बंद, 400 से कम हो जाए दिखना बंद, और अच्छा है नहीं दिखती। आप सोचिए ना कि आपको सब कुछ दिखने लग गया तो फिर तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा ना। अल्ट्रा भी दिख रहा है, टीवी का रिमोट चला रहे हो वो भी दिख रहा है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं टीवी में वो भी दिख रहे हैं, फिर टीवी क्या देखोगे, यही देखते रहना सिग्नल्स। समझ में आ रहा है? तो भगवान ने बहुत सोच समझ के हमें कंपैटिबिलिटी रेंज देखिए, आप इतना ही रेंज रखिए। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? समझ में आ रहा है? तो हमारे को रेंज बहुत अच्छा मिला हुआ है कि भैया ये वाला रेंज है और हार्मफुल रेंज है नहीं। देखो कैसे बीच में बैठे हैं, बिल्कुल ना बहुत डेविएशन वाली मिली हुई है, ना बहुत वैसी मिली हुई है, मॉडरेट मिली हुई है। इज दिस फाइन टू यू और नॉट गाइस? सो आपको समझ में आना चाहिए। देखो कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आज की हमारी क्लास की समरी से आप ये निकाल के जाएं कि 2 मिनट जो मैं आपको बात बोलने वाला हूँ वो आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर हमारे आसपास बहुत सारी वेव्स हैं, और जितनी भी वेव्स है ना सर, उन सब में एक ही चीज़ का फर्क है, वो है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, है ना। किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो वेवलेंथ कम है, किसी की फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ डिफर कर सकते हैं, लेकिन सबका स्पीड बोलो क्या है, सेम है। और इसका हमने एक फॉर्मूला मैंने बना दिया सर। फॉर्मूला क्या बना दिया कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोलो क्या, वेवलेंथ, कीपिंग द स्पीड ऑफ द लाइट, मतलब स्पीड, देयर स्पीड इज कांस्टेंट। इनकी स्पीड बोलो क्या है, सबकी सेम है। क्लियर होता है कि नहीं होता? स्पीड सबका सेम है, बट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बोलो कैसे रिलेशन में, बोलो इनवर्स रिलेशन में। अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया तो फिर तुम्हें कोई खास पंगा पड़ने वाला नहीं जो मैं बोर मॉडल सिखाने वाला, क्योंकि बोर मॉडल में ना इन सभी वेव्स का जिक्र होता है, और वहां पर जिक्र ये भी होता है कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है। जब तुम्हें पैटर्न लिखवा दिया, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोज एंड रेडियोस, तो याद करने में कोई खास प्रॉब्लम आने वाली है नहीं। और रेडियोस का वेवलेंथ ज्यादा याद रखें और इनका फ्रीक्वेंसी याद रखें। तो ऑब्वियसली बात है, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मैंने देखो फ्रीक्वेंसी सबसे कम बनाया, उसका एरो उस तरह बनाया फ्रीक्वेंसी का, और फ्रीक्वेंसी जिसका सबसे ज्यादा देखो वेवलेंथ सबसे कम है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और ये थोड़ा नॉलेज एस्पेक्ट पे बातें करी है मैंने आप लोगों से कि जिसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा, उसका पेनिट्रेशन बहुत अच्छा होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक्सरेज बहुत अच्छा पेनिट्रेट करती है, गामा तो ब्लड कैंसर में काम आ रही है और बेटर पेनिट्रेट करती है। अरे नहीं आ रहा समझ में? कॉस्मिक तो भैया नाम ही ना ले तो बढ़िया है ना, हम मिलना भी नहीं चाहते कॉस्मिक रेडिएशन से। और रेडियोस आपको पता ही है भाई इनके बारे में। सो क्या आप लोगों को वेव्स का कुछ नॉलेज हुआ आज? प्रॉपरली बात समझ में आ चुकी है? अब अगर आप नोट नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को क्या मिलने वाला है, इसका पीडीएफ मिलने वाला है। आप लोग ग्रुप में ऐड हो चुके हैं, खुशी आप ऐड हो चुके हो, आप ऐड हो चुके हो गए ना? नहीं करा? देखा नहीं? चलो मैं देख लूंगा। अभी आप भी ऐड नहीं हो ना, सो कोई नहीं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। लेकिन मुझे तुम ये बताओ, अभी तुम्हें टॉपिक से कोई डाउट है तो बताओ। समझ में आ गया? देखो वेव जो टॉपिक मैंने तुम्हें आज कराया नहीं, थ्योरेटिकल टॉपिक है, तुम्हें थ्योरी वाइज सब कुछ पता होना चाहिए कि जब मैं बोर मॉडल में जाके तुम्हें बोलूं ना बच्चों ये तो इंफ्रारेड है, ये तो अल्ट्रावायलेट है, तो तुम्हें ये ना लगे अल्ट्रावायलेट क्या है भाई, ये इंफ्रारेड सर क्या बोल रहे हैं, विजिबल क्या बोल रहे हैं सर। तो तुम्हें बस ये बताओ कि हाँ ये वेव्स होती हैं, और इन सभी वेव्स में से फर्क किसका होता है, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। बस सर इतना ही फर्क है, बस ये चीजें आपको समझ में आ गई है। और वो फॉर्मूला अगर तुम्हें समझ में आ गया है, फिर तुम्हें यार टेंशन लेना ही नहीं है, तुम्हें बोर मॉडल में सारी बातें क्लियर होने वाली है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में बोर मॉडल है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन निकलेंगे और उसके अंदर ये चीज इस्तेमाल होती है। आप लोग स्कूल में चैप्टर नहीं हुआ ये वाला? हुआ है? नहीं हुआ है तो तभी आपको पता नहीं है, उधर भी बेसिकली आपको बातें बताई जाएंगी। सो वेव्स के बारे में पैटर्न खत्म करें, यहाँ पर सबको क्लियर है ना?
डाउट है, कुछ बोल रहे हो तुम लोग, बताओ क्या? चलो कुछ अनयूजुअल सा डाउट होगा तो वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये सब जो बातें मैंने बताई हैं इनका ये जो मैंने बातें बताई हैं इनका एग्जाम से कोई लेने देना नहीं है। आपको बस ये सब पता होना चाहिए जो मैंने ऊपर के पैटर्न में लिखवा है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपके ग्रुप में मैं अभी हैंड टू हैंड शेयर कर रहा हूँ, आप जाके इसके नोट्स बना लीजिए घर पे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल, ठीक है। और जो ग्रुप में ऐड नहीं है एक बार अभी रुक जाना, आप लोगों को मैं बताता हूँ ग्रुप में कैसे। आप बच्चे एक बार रुक जाना, और आप आयुष, बाकी मैथ्स वाले बच्चे दूसरे रूम में बैठो।